हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट नंबर 4 है, जिसके बारे में बात करेंगे। और जिसमें आपको जैसा कि दिख रहा है बोर्ड पे, तो मौद्रिक नीति के बारे में बताएंगे, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इसी में से, जो मैं बता रहा हूँ, इसमें से आपको एक नंबर मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी में से, और इसके जितने भी टर्म्स हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, और ये जितने भी इसके 6 हैं टोटल टर्म्स, और उनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ मैंने ऐसे टॉपिक रखे हैं जो बैंकों से रिलेटेड है, जिनका फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा जाता है, या हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, या कभी कभार कब ये स्थापना हुई थी इसकी, ये पूछ लिया जाता है। खास करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ज़्यादा थोड़ा सा वो दिया है, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है एग्जाम में। बाकी तो सबका फुल फॉर्म पूछ लिया या कुछ भी पूछ लिया, लेकिन इसको जरूर पूछते हैं। और एक दो टर्मिनोलॉजी भी दिया है जो कि अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में वन टू वन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति, इसको बनाता कौन है? आरबीआई। कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे, उसमें डायरेक्टली दिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है का निर्माण कौन करता है या कौन बनाता है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई जो है मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक है। मौद्रिक नीति बनाने के पीछे का जो इसका है कमेटी कौन सी रहती है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई जो है एक कमेटी गठित करता है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। और उन 6 सदस्य में 3 जो होते हैं वो भारत सरकार के होते हैं, और भारत सरकार जिसको बनाती है वो 3 लोग रहते हैं, बाकी 3 आरबीआई के सदस्य रहते हैं। ठीक है। तो टोटल 6 सदस्य रहते हैं जो कि आरबीआई जिनको नियुक्त करती है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू। ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। इसका काम क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? ये जो है वित्तीय स्थिरता बनाए रखती है किसी भी कंट्री में। मॉनेटरी पॉलिसी का काम यही है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। कब, किस टाइम पे? जब मंदी है तब। उस टाइम पे महंगाई भी बराबर होनी चाहिए, और मंदी महंगाई ये दोनों के बीच जो सामंजस्य है ना, वो बना के रखना इसी का काम होता है। दूसरा होता है इसका काम आर्थिक विकास करना। तो ये दो इसके मेजर काम है। इससे ज्यादा फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं पढ़ना है। अब जो इसमें मेन है आपका, एक तो ये था जो मैंने बता दिया आपको, किसने कितने किसने कितने सदस्य होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है और कौन बनाता है इसको। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी जो बात करेंगे, इसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो पहले बात करते हैं बैंक दर की। तो बैंक रेट जो है वो 4.2% टू 5% है। आपको इसमें ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है। बाकी वो तो मैं समझा दूंगा कि बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, बट ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बैंक रेट जो करंट है, करंट इसका जो वैल्यू है वो है 4.25%। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बैंक दर इस समय 4.25% है। बैंक दर है क्या? बैंक दर वो चीज है, वो रुपीज है जिनको आरबीआई बैंक को एक लंबे टर्म के लिए देती है, जिस ब्याज पे देती है। जैसे आरबीआई ने किसी लंबे समय के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक को उधार दिया, तो वो जिस ब्याज पे उधार देती है उस ब्याज को बैंक दर बोलते हैं। मतलब कि इस दर पे, जैसे बैंक हमारे लोन लेने पर इंटरेस्ट लगाता है ना, या इंटरेस्ट पहले दर लगाता है कि हम आपसे 7% 8% ये वसूलेंगे, तो उसी तरह से आरबीआई इन पे लगाता है वाणिज्यिक बैंक पे, जब लंबे समय के लिए कोई भी ऋण देता है। ठीक है। तो वो ये इंटरेस्ट पे देता है इनको 4.25% पे। अब रेपो रेट पे आते हैं। तो इसमें लंबे समय के लिए दे रहा था, रेपो दर जो है वो 4% है आपकी। रेपो दर में कम समय के लिए देता है। आप देखो मैंने ये एरो से इंडिकेट किया है कि लंबे समय के लिए दिया है बैंक को ऋण, और इसमें छोटी एरो से इंडिकेट किया है, इसमें छोटे समय के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए। लगभग कई बुक्स में आपको मिलेगा 15 दिन की बात की जाती है यहाँ पे, कम समय की। तो आप इतना जान लीजिए कि कम समय के लिए जब आरबीआई बैंक को ऋण देता है, तो उस जो ऋण देता है, जो लोन देता है, वो इस 4% के दर पे देता है। ठीक है। उसी को रेपो दर कहते हैं। अब आ गई रिवर्स रेपो रेट की बात। तो रिवर्स रेपो रेट, इसका उल्टा आप नहीं कह सकते। मतलब एक तरह से आपको ये भले ही रिवर्स रेपो रेट दिख रहा है, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें ये ऋण पे नहीं रखता। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो अपनी राशि आरबीआई के पास सुरक्षित जमा करता है। ठीक है। जैसे बैंक में हम अपने घर का गोल्ड हो गया, गहना हो गया, ये सब ले जाके जमा करते हैं ना, जिससे सुरक्षित रहे, और उसका ब्याज भी देते हैं हम उसमें। गहने रखने के लिए बैंक में उसका अलग से रुपया देते हैं। तो सेम वाणिज्यिक बैंक भी करते हैं। ये कुछ अमाउंट जो है आरबीआई के पास सुरक्षित रखते हैं और उनपे इंटरेस्ट देते हैं 3.35% का। तो यही इनका रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ टर्मिनोलॉजी है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात।
नकद आरक्षित अनुपात वो अनुपात है, ये सबसे पहले तो जान लीजिए 4% है, ठीक है। अब ये है क्या, तो इसके बारे में आप देख सकेंगे CRR जो नकद आरक्षित अनुपात है वो वह अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने से पहले अपने कुल जमा राशि में से RBI के पास नकदी के रूप में जमा करना होता है। मतलब जैसे जो हमें बैंक लोन दे रहा है ना, तो उसको लोन देने से पहले उसके पास जितना टोटल अमाउंट जमा है उस बैंक में, उसका 4% RBI को पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये RBI को देना पड़ेगा उसको, तभी वो हमें ऋण दे सकता है, तभी वो किसी को लोन दे सकता है। तो उसको 4% जो है नकद आरक्षित अनुपात के रूप में RBI के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया फिफ्थ, वैधानिक तरलता अनुपात। ये होता है SLR। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछे गए सारे टर्म जाते हैं, तो इनको बहुत याद रखना है। यहां से एक नंबर फिक्स है, आप मान के चलिए कोई भी एग्जाम है तो SLR जो होता है वैधानिक तरलता अनुपात 18% होता है। ये सारे करंट वैल्यूज में बता रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जितना टोटल अमाउंट है किसी बैंक के पास, मान लीजिए 100 रुपए है किसी बैंक के पास, तो उसका 18% मीन्स कि 18 रुपए उसको अपने पास ही रखना है। वो ना किसी को ऋण दे सकता है, ना किसी पर्पज से उसको खर्च कर सकता है। मतलब किसी भी तरह से उसको 18% रखना ही रखना है। वो ये समझ ले कि 18% मेरे पैसे नहीं है। मतलब एक सिक्योरिटी के तौर पे RBI का ये गाइडलाइन है कि हर बैंक को 18% रखना है। कभी भी कस्टमर के साथ कोई भी दिक्कत आती है, बैंक का कोई फ्रॉड होता है, तो वो उसी 18% से थोड़ा बहुत रिकवरी कर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 18% हर बैंक को रखना पड़ता है। वो चाहे नगद के रूप में रखे या सोने चांदी के रूप में रखे, गहने के रूप में रखे, लेकिन उसको 18% रखना है। तो ये हो गया इसका पूरा टर्म, ठीक है। एक लास्ट बचा है सीमांत स्थायी सुविधा, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। इसका जो रेट है वो 4.25% है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो RBI से ऋण लेता है सिर्फ एक दिन के लिए। जब भी कोई भी वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक दिन के लिए ऋण लेता है, या 24 घंटे कह सकते हैं, तो उस पर 4.25% का जो है इंटरेस्ट लगाता है RBI। उसी को जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा बोलते हैं। कभी भी मान लीजिए कि बैंक को अचानक से जरूरत पड़ गई तो वो एक दिन का लोन ले सकता है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो 4.25% है RBI की तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण टर्म्स थे जो कि आपको याद रखने हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, ये कुछ महत्वपूर्ण बैंक हैं जिनके बारे में बताना था आपको। एक नाबार्ड बैंक है जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको याद करना है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको लिख लेना, ठीक है। इसका जो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी शिव रमन समिति, ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया। सारे इंपॉर्टेंट चीजें ही लिख रहा हूं मैं, भले ही थोड़ा सा वीडियो के नंबर बढ़ जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, बट आप इसमें से कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। और बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहा हूं। 14 मिनट 15 मिनट की वीडियो बन रही है, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल इसकी वीडियो मेरे ख्याल से 2 घंटे 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे से ज्यादा नहीं होने वाली है, तो आप एक दिन में भी देख सकते हैं। शिव रमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की गई थी। जो स्थापना इसकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आते हैं IDB पे, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसमें सबसे बड़ी बात है 45.48% हिस्सेदारी जो है वो सरकार की है, ठीक है। तो 45.48% जो है वो हिस्सेदारी सरकार की है। ये हो गया आपका बैंक। अब इधर आ जाते हैं सिडबी में। आप देखेंगे सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद IRDA पे आते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। बस इसको मतलब वन लाइनर में याद करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है इनका, और यह हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, ये मेन है। LIC, इसको आप जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई। अधिकतर के हेडक्वार्टर मुंबई में है, बस सिडबी का ध्यान रखिएगा आप लखनऊ, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा है आप तो आप मुंबई लगा सकते हैं, बट सिडबी के लिए लखनऊ ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, जिसको RRB बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करनी है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को RRB एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। RRB एक्ट 1976 के तहत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 2 अक्टूबर को क्यों हुई थी, इसके पीछे लॉजिक में बता देता हूं। एक तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, और महात्मा गांधी, आप जब DPSP पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो आपको फिर एक अलग अलग करते हैं कि कौन सा किस सिद्धांत पे डिपेंडेंट है। तो उसमें महात्मा गांधी के सिद्धांत की कई चीजें रखी गई हैं, जिसमें एक रूरल बैंक भी है। तो ये इसीलिए इनके जन्मदिन के दिन जो है इसका
स्थापना की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है स्थापित किया गया था। जो पहला आरआरबी है भारत का वो है प्रथमा बैंक, जो कि यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था। सबसे पहला बैंक जो है वो प्रथमा बैंक है, जो यूपी के मुरादाबाद में खोला गया था। वर्तमान में कितने आरआरबी हैं? तो वर्तमान में टोटल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं वो है 43। ठीक है, वर्तमान में टोटल आरआरबी जो है वो 43 है। आरआरबी की ओनरशिप किसकी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरआरबी में जो हिस्सेदारी है केंद्र सरकार की 50% है, राज्य सरकार की 15% है और प्रायोजक बैंक की 35% है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% और प्रायोजक बैंक की 35% है। आरआरबी को जो नियंत्रण करता है वो नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा ये नियंत्रित होती है आरआरबी, इसका संचालन नाबार्ड ही करता है। थोड़ा सा ये 2 फैक्टर है जो आप ऐसे ही नोट करके रखिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये पूछा हुआ है एग्जाम में इसलिए मैंने लिख दिया है। बुल एंड बियर वर्ड पूछा था। ठीक है, गिरना या उछाल जिसको बोलते हैं, तो ये वर्ड निम्न में से किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में देखेगा तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है, बुल एंड बियर वर्ड। ठीक है, डायरेक्टली हिंदी और इंग्लिश में सेम वर्ड पूछ लिया था इसने कि बुल और बियर किससे संबंधित है, तो ये शेयर मार्केट से संबंधित है। दूसरा एक बैंक और रह गया है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बोर्ड है सेबी, जिसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो मुंबई है, इसकी अध्यक्षा जो है माधवीपुरी बुच है। ठीक है, इसका ये जो है सेबी का जो है ये सूचकांक वगैरह इसमें रोल रहता है, जो एक्सचेंज करते हैं जैसे, ठीक है, बीएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो इन सब में इसका रोल बहुत ज्यादा रहता है, शेयर मार्केट वगैरह। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ये रहा। बाकी अब टैक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टैक्स सिस्टम या कर प्रणाली। तो आइए इसका भी एक ओवरव्यू देखेंगे और थोड़ा सा बजट के बारे में देखेंगे। एक बस इसका ओवरव्यू लेना है, बाकी बजट में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो करंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे ही है जो रिसेंटली आया हुआ है। खास करके यूपी का जरूर आप देखिएगा, वो एक समराइज उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, बस थोड़ा सा मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी, उसमें समराइज कर दूंगा। तो आइए जानते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स सिस्टम या कर प्रणाली। सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर लगाया गया अनिवार्य शुल्क। टैक्स किसको बोलते हैं? सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर लगाया गया अनिवार्य शुल्क को ही टैक्स बोलते हैं। जो कर होता है ना, तो जब सरकार किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर अनिवार्य कर देती है कोई शुल्क, तो वही टैक्स होता है। ठीक है, अब टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आपके कौन कौन से आते हैं? इनकम टैक्स, निगम कर हो गया, आपका धन कर हो गया, उपहार कर हो गया, या संपत्ति जब बेची जाती है तो उस पे जो कर लगता है, तो वो आपका जो है ये आ गया प्रत्यक्ष कर के रूप में, ये एग्जांपल। जो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है वो है आपका जीएसटी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, तो अभी इनके जगह को इन सबको रिप्लेस किया है जीएसटी ने। ठीक है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो सबसे पहली बात ये अप्रत्यक्ष एवं एकीकृत कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष एवं एकीकृत कर। जीएसटी ने 17 करों को प्रतिस्थापित किया है। 17 करों को प्रतिस्थापित करने के बाद जीएसटी का जो है जीएसटी लाया गया है, जिसने टोटल 17 टैक्स को इसने रिप्लेस किया है। 17 कर को प्रतिस्थापित किया है जीएसटी ने, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अप्रत्यक्ष एवं एकीकृत कर है। सर्वप्रथम जो जीएसटी लागू किया था पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व की बात हो रही है, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी लागू करने वाला देश है फ्रांस। 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। ठीक है, आपको सन याद करने की जरूरत नहीं है, बस फ्रांस आप याद रखिए। भारत में जो जीएसटी मॉडल है वो किस मॉडल पे आधारित है? तो ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है, कनाडा से लिया गया है जीएसटी मॉडल जो है, और इस जीएसटी मॉडल को दोहरी कर प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे जब दुकानदार कपड़े खरीद के लाता है तो वो एक बार जीएसटी ऑलरेडी उसने पे कर रखा है, लेकिन जब आप जाते हैं उसकी दुकान में खरीदने तो अगेन आपको जीएसटी जो है पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है जहां पे जीएसटी आपको कई बार 2 बार पे करनी पड़ती है, तो इसको दोहरी कर प्रणाली भी बोलते हैं। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन है। जीएसटी लागू करने का सुझाव जो था भारत की बात कर रहा हूं,
विजय केरकर समिति ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विजय केरकर समिति की अध्यक्षता में जीएसटी जो है लागू किया गया था, जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो विजय केरकर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ और फिर राष्ट्रपति की सहमति मिली, उसके बाद ये 1 जुलाई 2017 को जो है लागू कर दिया गया भारत में। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो असम था, दूसरा राज्य बिहार था। ठीक है, तो जीएसटी लागू करने का, जीएसटी अब लागू होगी। अब मतलब ए फॉर असम, बी फॉर बिहार, पहला राज्य असम, बी फॉर बिहार। ठीक है, और सबसे लास्ट आप जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, तो अलग से राज्य का दर्जा मिला, तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर सबसे लास्ट राज्य था जिसने लागू किया था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जब अलग राज्य बना तो इसको जो है जम्मू कश्मीर अलग राज्य बना, तो ये सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे लागू हुआ था जीएसटी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे, सबसे पहला असम ने लागू किया था 2016 में, सेकंड पे बिहार ने लागू किया था और सबसे लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर ने। ये जो जीएसटी का प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में, वो 122वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। ठीक है, ये 122वां संविधान संशोधन का प्रस्ताव था और ये 101वें संविधान संशोधन से लागू किया गया। तो जैसे प्रस्ताव आते हैं कई सारे राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन वो लागू नहीं होते। ठीक है, तो जो लागू होने की जो संख्या थी वो 101वीं थी, और जो लागू हुए नहीं लागू हुए बट प्रस्ताव आए थे उनमें 122वां स्थान था इसका। तो 122वां प्रस्ताव था ये, और 101वां नंबर संविधान संशोधन था जिसके तहत ये लागू हुआ था। आर्टिकल में इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 269A, 269A। ठीक है, यहाँ पे ये वर्णित है। इसमें इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन बता रहा हूं मैं सारी तीनों चारों, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 15 अंक का है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री, पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो अरुण जेटली जी थे और करंट में निर्मला सीतारमण जी है। अब बात करते हैं जीएसटी स्लैब की। तो जीएसटी स्लैब में 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, जीएसटी इस हिसाब से लगती है, 5%, 12%, 18% और 28%। प्रीमियम हो गया उसके अकॉर्डिंग 28% लग गया, तो सबका है। ठीक है, अब जीएसटी परिषद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद में कुल सदस्य जो है वो 33 है, 33 सदस्य हैं जीएसटी परिषद में। जीएसटी परिषद का जो काम है वो जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव लाना है। ठीक है, तो ये जीएसटी परिषद में टोटल सदस्य 33 हैं, जिसमें राज्यों और यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, तो टोटल मिलाकर 33 लोग होते हैं। ठीक है, तो 33 लोग जो है जीएसटी काउंसिल में है, जीएसटी परिषद में है। जीएसटी 3 तरह से बांटी गई है और इसमें केंद्र और राज्य का 50-50% होता है। जीएसटी 3 तरह से हुई है, बांटी गई है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, इंटरनेशनल, इस तरह से 3 तरह की जीएसटी है। दूसरा, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, जीएसटी में शामिल नहीं है क्या, 4 चीज, शराब, पेट्रोलियम, स्टाम्प बिक्री और अफीम। इन 4 चीजों पे अभी जीएसटी नहीं लगा हुआ है, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें शराब ऑप्शन आया था। ठीक है, अब बजट की बात करें तो बजट जो भाषा है ना, एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूं। ये बजट जो है ये फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द से लिया गया है। बुगेट का अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता था कि पहले वो एक थैला लेके जाते थे, चमड़े का थैला, और उसी में वो बजट पेश करने के लिए लेके जाते थे, अपना जो भी पेपर वर्क होता था। तो लोगों ने क्या किया कि उस जो चमड़े का थैला था उसी को उन्होंने, उसका नाम था बुगेट, तो वो बुगेट कहते कहते फिर उसको बजट का नाम दे दिया और बाद में ये बजट नाम से प्रचलित हो गया। तो एक्चुअली जो बुगेट जिससे लिया गया है वर्ड, उसका अर्थ है चमड़े का थैला, और वो फ्रेंच भाषा में बुगेट है। ठीक है, भारत में पहला बजट जो दिया गया था 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने दिया था, और भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, जेम्स विल्सन को।
इन्होंने 1860 में पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट जो पेश किया था सन्मुख शेट्टी जी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, तो ये सब चीजें फैक्ट है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत में पहला बजट जो पेश किया था सन्मुख शेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत में पहला बजट जिसने पेश किया था जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। बजट पेश जो करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, जो कि उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर भी थी और प्राइम मिनिस्टर भी थी। 1970 में इन्होंने पेश किया था। तो पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं। प्रथम पूर्णकालिक महिला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिसका पूरा कार्यकाल हुआ था, पूरा कार्यकाल हो चुका है। पूर्णकालिक महिला जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं। सर्वाधिक बजट पेश करने वाला रिकॉर्ड वो मोरारजी देसाई जी के नाम है। 10 बार इन्होंने बजट अब तक पेश किया है। दूसरा जो सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वह है पी चिदम्बरम जी का। 9 बार इन्होंने अभी तक बजट पेश किया है। ठीक है, और अब बात करें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। बजट का उल्लेख जो है संविधान में अनुच्छेद 112 में है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बजट का उल्लेख है ना, ये वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से है। ठीक, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में पूछता है, तो बजट शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है। जहां पे बजट बस एक बोला जाता है, बट इसका उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं है। जिसका उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है और जो कि लागू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और मेन जो इंपॉर्टेंट है ये है 2021-22 में जीडीपी आपकी 9.2% थी, 9.2%। 2022-23 में 8% से 8.5% थी। 2023-24 में जो अभी वर्ल्ड बैंक का रिसेंट जो सर्वे आया है, वैसे तो आप देखेंगे नेट पे तो बहुत बहुमत मिलेंगे, बट वर्ल्ड बैंक का जो अभी दिसंबर 2022 में सर्वे आया था उसमें 6.3 से 6.66% जो है दिया गया है। तो ये बात रही बैंक बजट की और टैक्स स्लैब की। और ये वीडियो जो है, अब इसके बाद की जो वीडियो रहेगी वो 5 इयर्स प्लान की है, जो कि कल आएगी और कल दिन में ही इसको पोस्ट करूंगा। तो इसके लिए जो है आप लोग रेडी रहिएगा। ये कल क्या आज ही कर दूंगा मैं शाम तक जो है 5 इयर्स प्लान। तो आज आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो एक वीडियो लूंगा तो वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का 10 मिनट का, मुश्किल से 10 या 12 मिनट का वीडियो लूंगा, जिसमें पूरी समरी रहेगी। तो आप लोगों को उसमें पूरा क्लियर कर दूंगा जो करंट से टॉपिक होगा बस। लेकिन इसके बाद आप मान लीजिए कि ये लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें 5 इयर्स प्लान जो है आपका समझा दूंगा बस। उसके बाद आपका इकोनॉमिक खत्म है। उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं क्या सब्जेक्ट शुरू करूं या मैं पॉलिटी शुरू करूंगा। ओके, थैंक यू।